बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार। आज सुबह हाजिर हैं आपके खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ और नई खबरों के साथ। किताब हिदायत से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूं, फिर आज की खबरें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और सबसे पहले किताब हिदायत शुरू करती हूँ, फिर अपने मेहमान का भी तारुफ करवाऊँगी और आज की खबरों की जानिब भी बढ़ूँगी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और आसमान में है तुम्हारा रिज़्क और वो हर चीज़ जिसका तुमसे वादा किया गया है। बस कसम है आसमान और ज़मीन के रब की, ये हक है बैना इस तरह जिस तरह तुम बातें कर रहे हो। ए हबीब, क्या पहुंची है आपको खबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की। और बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मेरे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं दिलावर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। सर खबरें शामिल करते हैं। खैर खबरें आजकल कुछ इतनी अच्छी तो नहीं आ रही हैं अगर हम देखें, चाहे वो लोड शेडिंग के हवाले से। हालांकि वक्ती तौर पे तो लोड शेडिंग ठीक हो गई है, लेकिन खैर ये बातें भी की जाए कि ये लोड शेडिंग जो कम की गई है ये सिर्फ वक्ती है और इसके बाद फिर से एक नया अजाब आएगा आवाम पर। जी हाँ बिल्कुल, जो कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगा। खैर वो भी अगर खबरों में हुई ये बात तो ये भी शामिल करके मैं सबसे पहली खबर शामिल करती हूँ। शरह सूद में इजाफे, शरह सूद में 1.5% कमी, रुपया गिर गया, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए, तवानाई की कीमतें बढ़ सकती हैं, निजी शोबे में कर्जों की तलब और सरमायाकारी में कमी तशवीशनाक है। स्टेट बैंक शरह सूद 12% हो गई, मुल्की तरक्की की शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो सका, महंगाई के इशारियों में कमी देखी गई। स्टेट बैंक से लिए गए हुकूमती कर्जे जून 2011 की सतह से कम है, मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, पिछले काफ़ी अरसे से एक तो शरह सूद में कमी के हवाले से भी बात की जा रही है, जबकि रुपए की कदर में बहुत हद तक कमी हो रही है और डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये एक जो चीज़ है कि डॉलर बल्कि पिछले दिनों 90 रुपए के करीब पहुंच गया था। पाकिस्तानी मईशत पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है? पहली बात तो ये है कि ये जो शरह सूद में कमी की गई है, ये एक कोशिश है कि बिजनेस एक्टिविटी को जनरेट किया जाए। मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि लोग कर्जे नहीं ले रहे, नई सरमायाकारी नहीं कर रहे, और उसके लिए उन्हें बड़ी एक बैंक्स जो है वो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में है। मुल्क की जो जिसका स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि कर्जे लेने की शरह और निजी सरमायाकारी में जो कमी आई है वो तशवीशनाक हद तक कमी है और उसको दूर करना चाहिए। असल में ये कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट्स हैं। आपने जैसे कि जिक्र किया कि रुपये की कदर में कमी देखी गई पिछले दिनों बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से फ्लाइट ऑफ मनी है, यहाँ पे जो अमनो अमान की नाक़िस सूरत हाल है, और जो इकोनॉमिक क्रंच के साथ साथ जो एनर्जी क्रंच है बहुत ज़्यादा, उसमें आप की बिजनेस एक्टिविटी ग्रो नहीं कर रही। अब भी आपने एक तरफ देखें, ये जो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, खुद इन्होंने कहा है कि खाली मॉनेटरी पॉलिसी से आप अफरात-ए-ज़र और जो महंगाई और तरक्की का जो तवाज़ुन है उसमें वो कायम नहीं रख सकते, बल्कि इसके लिए गवर्नमेंट को भी आना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को अब इसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अपने जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उनको साथ साथ इसके अलावा जो एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, और इसके अलावा अमनो अमान फराहम करना चाहिए लोगों को, एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें सरमायाकारी हो सके। मुल्क के हालात, इक्तिसादी हालात बहुत ख़राब हैं, लोग बिल्कुल ट्रस्ट करने पर तैयार नहीं, बल्कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की खास तौर पर कराची की जो सूरत हाल है, एक तरफ तो ये सूरत हाल होती है कि बैरूनी सरमायाकारी रुक जाती है, हमारा मामला उससे भी ज्यादा संजीदा है। हमारे यहाँ तो जो हमारे सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया जो है वो बांग्लादेश और फार ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ लेके जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। हमें इसको देखना है। असल में फिर वही बात आ जाती है, और वो ये कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं है। इस हवाले से भी बड़े ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। उनकी सारी की सारी तवज्जो जोड़ तोड़ पे है, सियासी अपने हरीफों को काउंटर करने के लिए, लेकिन मुल्क की मईशत की जानिब इस वक्त कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, पॉलिसी ही नहीं बनाई जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, मुल्क की अमनो अमान की जानिब कोई ध्यान नहीं दे रहे, मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही। महज गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बातें एपीसी होती है, वहाँ कोई काम की बात नहीं होती, ना कोई काम का अलामिया आता है, ना कोई वर्केबल चीज़ें होती हैं। और अगर आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इन कैमरा ब्रीफिंग करते हैं, एक करारदाद मंजूर करते हैं, उसको मजाक बना दिया जाता है, कोई उस पर अमल नहीं होता। कोई काम अगर संजीदगी से किया जाता है तो ये है कि हमने अपने आप को किस तरह मजबूत करना है, जोड़ तोड़ कैसे करना है, फलां पार्टी को क्या
क्या ले के साथ मिलाना है, फलां के साथ कैसे करना है, और अपने जो अपोजिशन है, अपने हरीफ जो है, उनको कैसे जो है मजीद कॉर्नर करना। और इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात ये भी अर्ज करूंगा कि अपोजिशन भी जो है वो भी अपनी कोई वाज़े पॉलिसी सामने नहीं लाती। एक दिन हमें पता चलता है कि जरदारी नेटवर्क जो है वो हकानी नेटवर्क से ज्यादा खतरनाक है, जो कि नवाज शरीफ साहब बयान देते हैं। दूसरे दिन वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई वर्केबल पॉलिसी लाए, हम उनका साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मतलब ये 4 साल में के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी गई। 4 साल में आप ये अंदाजा नहीं लगा सके कि गवर्नमेंट कितनी कैपेबल है, कितनी वर्केबल पॉलिसीज ला सकती हैं। और यही हाल हमारी जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है अपोजिशन पार्टियां, वो भी महज बयानबाजी अवाम की हद तक करती हैं। अच्छा, जैसे इमरान खान है या दूसरी पार्टियां, जमात इस्लामी है, वो भी कोई वर्केबल पॉलिसी, कोई डायनामिक पॉलिसी जो है वो पॉलिसी नहीं है, पीपल जो है वो नहीं लेके आ रहे। बिल्कुल ठीक बात की। और जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि रुपए की कदर में तो कमी होती जा रही है। दूसरे अभी जैसे मैंने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात की, तो अब बिजली 5% महंगी करने के लिए समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई है। यानी कि एक तरफ को आवाम को ये कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग खत्म हो गई और दूसरे बिजली महंगी की जा रही है। बात वही हम कहते हैं कि नया बम गिराने की तैयारी की जा रही है। असल बात ये है जो आपने बात की शुरू में, वो वही है कि भाई ये आर्जी तौर पे जो आपने 11 अरब रुपए IPPs को दे दिए हैं और वहाँ से जनरेशन शुरू हो गई है और वो काम लाइट का जो शॉर्टफॉल है वो कवर कर लिया किसी हद तक, तो क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन आपके फिर जब आप पैसे नहीं देंगे, फिर आप पैसे आपके रुकेंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप IPPs को कुछ नहीं, वो भी फिर स्लो डाउन की तरफ जाएंगी, फिर यही हिसाब होगा। ये परमानेंट सोल्यूशन तो ये है कि आप सियासत को रखें एक तरफ अपनी, और मुल्क के मफाद को जो है वो सोचें बैठ के। और उसमें सबसे पहले जो है वो कालाबाग डैम है, जो आपको 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली दे सकता है और उससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। लोगों को ये समझाएं, ये कमेटी बनाएं। आप ये जो जिस तरह आप अपने हलीफ जमातों को समझाते हैं, उनको ऑफर्स करते हैं, उनको साथ मिलाते हैं, वजारतों पे लड़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसी तरह लोगों को ये समझाएं कि आपको सियासतदान बेवकूफ़ बनाते हैं आप और उस पर सियासत करते हैं, सिंध के हों या खैबर पीके के हों। ये कालाबाग डैम जो है, इससे सिंध को कितना फ़ायदा है, कितनी ज़मीनें उनकी, कितने हज़ार लाख जो हज़ारों मरबा मील पे जो ज़मीनें अराजी है बंजर पड़ी है, वो सैराब होगी सिंध। इसी तरह खैबर पीके जो है वो सैलाब के ख़तरों से उसको काफी जो है वो रिलीफ मिलेगा। इसी तरह बिजली जो है वो पूरे मुल्क के लिए पैदा होगी। ये सिर्फ पंजाब का फायदा नहीं है कालाबाग डैम। आप इसको स्टडी करें, इसका जो स्टडी की है उसको लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए लेकिन इसके लिए चाहिए एक तवज्जो, एक परपेचुअल पॉलिसी। लेकिन हमारी जो परमानेंट पोस्टपोनमेंट पार्टी है, जिसकी ये गवर्नमेंट यहाँ पे है कि जो असल इश्यूज है उनको परमानेंटली पोस्टपोन कर दिया जाए, जैसे काला बाग है, मतलब टेम्पररी जो है वो उस वजह पे या उस इशू पे काबू पा लिया जाता है। कभी आप सूबे बनाने की तरफ चल पड़ते हैं, कभी आप जो है वो सैलाब घुटनों घुटनों एक दिन फिर आते हैं, कभी आप बिजली की तरफ लगा देते हैं लोगों को, कभी आप किसी इशू पर लगा देते हैं। आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी परमानेंट पॉलिसी क्या है? वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये है, हाँ, सिवाय इसके कि आप अपनी गवर्नमेंट को कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी सियासत को, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल ठीक आपने। मुल्क के हालात, मैं यहाँ एक छोटी सी बात और भी अर्ज करना चाहूंगा, मुल्क के हालात हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी और आवाम भी, कोई भी चीज ठीक करने के लिए उस पर काम करना संजीदगी से, उसको संजीदगी से लेना जरूरी होता है। मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन अगर आप सच इस वक्त यही है कि हमारे मुल्क के हालात वाकई हमारी सोच से ज्यादा खराब हाँ, और असल खतरनाकी ये है कि हमारे हुक्मरान उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे अवाम भी जज्बाती अंदाज में सोचते हैं। सिर्फ महज जज्बाती अंदाज में सोचना काफी नहीं है, बल्कि आप इसको देखें कि कैसे आप एक एहतसाब का अमल अवामी तौर पे शुरू कर सकते हैं अपने सियासतदानों के लिए। आप हर बात पे ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो ले ले, आप हर बात पे कहें कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग उठें और टेक ओवर कर लें या कोई इस मामलात को जो है वो ये करें। नहीं, ये अवाम को, जब तक अवाम अपना एक
प्रेशर ग्रुप मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉपर अंदाज में, हुकूमत जो है वो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ की तरफ नहीं जाएगी। और बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि हमारे मुल्क के हालात हमारी सोच से ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक है, और इसी हवाले से एक और ख़बर भी है, मैं वो भी शामिल कर लेती हूँ प्रोग्राम में। अलकायदा के 5 अहम रहनुमा गिरफ्तार कर लिए, ISI ने ताउन बढ़ा दिया, पाकिस्तान ने ड्रोन हमले रोकने का मुतालबा भी तर्क कर दिया, डायरेक्टर अमरीकी इंटेलिजेंस अलकायदा के गिरफ्तार अरकान से तफ्तीश की इजाज़त दे दी गई, जेम्स क्लिपर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहे अमरीका। जबकि दूसरी जानिब जो एक और बयान भी है वो ये है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, अमरीका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए, करजई बढ़ाएंगे ग्रॉसमैन। पहली बात तो ये है कि हमें ये जो हमारी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं क्लेपर, उन्होंने ये जो बात की है, इस पर हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को वजाहत करनी चाहिए कि ये किस तरह का एक डुअल इफेक्ट आ रहा है कि एक तरफ हम ये समझ रहे हैं कि आप जो प्रेस रिलीजेस जारी करते हैं अपने इजलासों के बाद, कॉन्फ्रेंसेस के बाद, कोर कमांडर्स, कि हम किसी भी तरफ से कोई भी हमला है उसका बड़ी शिद्दत से जवाब देंगे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर। तो ऐसा लगा था कि जैसे अगर खुदा न खास्ता अमेरिका की जानिब से जंग मुसल्लत की गई तो सब तैयार बैठे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ जब अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर इस तरह का बयान देंगे और आप उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर कई सवाल उठेंगे। आपको ये वजाहत करनी चाहिए कि आया आपने ड्रोन रोकने का मुतालबा तर्क कर दिया है, और क्या उसी तरह का उसी लेवल पे जो है कोऑपरेशन बिटवीन द जो सीक्रेट एजेंसीज हैं ISI और CIA उनके दरमियान शुरू हो गया है? क्या वही उनकी सारी बातें मान ली गई हैं? ये क्या है? आप इस पर एक वाज़े अंदाज में जो है वो अवाम को, कौम को एतमाद में लें। उसी तरह जिस तरह आप ये कहते हैं कि हम कोई मुल्की सालमियत पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह कौम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होती है इस तरह की बातों से, कि एक तरफ तो आप समझा जाता है कि एक सॉलिड स्टैंड लिया जा रहा है, एक सॉलिड स्टांस सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ अचानक जब ये बातें आती हैं कि जी 5 लोग भी गिरफ्तार कर लिए हमारे कहने पे और हमें उनसे तफ्तीश की इजाजत भी दे दी है, और ड्रोन हमले रोकने के लिए भी अब जो है वो खत्म कर दिया उसका मुतालबा जो, तो ये इस तरह की कन्फ्यूजन जो है ये अवाम को बददिल करते हैं, उनमें बददिली फैलती है। आप उनको प्रॉपर अंदाज में इनको एड्रेस करें, मुल्की सालमियत पर किसी बात का समझौता ना करें, आपको किसी से नहीं डरना चाहिए। ये नर्व्स की गेम है, अमेरिकन कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है, वो कभी भी आपके बॉर्डर्स के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं करेंगे। वो जो कहते हैं कि अमेरिकन बूट नहीं आएगा, वो हमें तसल्ली ना दें, वो अपने खातिर जमा रखें। आगे उन्होंने जो कुछ कमा लिया है अफगानिस्तान में, जो नुकसान की फसल उन्होंने काट ली है, वो इस बात का उनको बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो सकते कि वो कहीं और नई जंग में आखिर हम एक एटमी ताकत हैं, हम एक कन्वेंशनल फोर्स भी हैं, दुनिया की छठी 7वीं बड़ी फौजी ताकत हैं, तो हमें अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए और अवाम को कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहिए। एक वाज़े पॉलिसी जो इंटरनल डिप्लोमेसी में भी चल रही है और जो आउटर स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी एक वाज़े अबव बोर्ड पॉलिसी। अच्छा दिलावर साहब, दूसरी जो मैंने खबर शामिल की है कि अमेरिका की जानिब, करज़ई की जानिब से कहा जाता है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए, और जबकि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं। करज़ई साहब की जो बात है वो कहते हैं कि अपनी आशिफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना, कि आप एक दिन खुद फरमाते हैं कि जनाब हम तो नाकाम हो गए, नेटो साहब सब नाकाम हो गया, कोई हम अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, और फिर आप अवाम कहते किसे हैं? पपेट आप रजीम हैं, एक 10% से ज़्यादा इलाका जो है वो आपके ज़ेरे कंट्रोल नहीं है। आप अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी किला बंद होके बैठे हुए हैं, और क्या ये सारी मुसीबतों का आप इतने ही हैं? कम अज कम आप अपने आधे मुल्क में तो एक चक्कर लगा के दिखाएं, एक दौरा तो करें करज़ई साहब, वो किला बंदियों से बाहर निकलें, हमें दिखाएं कि जी उन्होंने अपने मुल्क में बड़ा अमन कायम कर दिया, जो कुछ है वो पाकिस्तान की तरफ, फिर हम मान भी लें। इन बयानात पे हंसी आती है और इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और जवाब वाकई अभी तक इस तरह के बयानात, पहले अमेरिका के बयान की भी बात की, उस पर भी कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। करज़ई हुकूमत के हवाले से भी इस बयान पे कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि करज़ई साहब के इस बयान का एक जवाब ये है कि जनाब आप जो अपने महल की किलाबंदी के अंदर किलाबंद होके इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप अपने कैसल से जरा बाहर तो निकल के दिखा दें, फिर हम मान लेंगे कि बाकी सारा कसूर हमारा है। बिल्कुल ठीक है, आप इतना तो करके दिखा दें, आप काबुल में एक चक्कर लगा के दिखा दें, पता चले कि आप खबरें भी शामिल करना चाहेंगे। दिलावर साहब मुख्तसर ब्रेक कटेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ और अब आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ 363-12169। कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी राना दर्शन कर रहा हूँ तोरखम से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी आप अभी बात कर रहे थे जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान में ड्रोन हमले पे इतराज करना खत्म कर दिया है। ये तो जो APC में सारे फैसला इकट्ठे हुए थे, सबने उधर साइन किए हैं कि ड्रोन हमले अमेरिका कर सकता है। तो ये तमाम सियासी जमातें हैं जो ये तो गुलाम है अमेरिका की और पिट्ठू है उनके सब लोग। तो पाकिस्तान की खैर खाई के लिए ना कोई नया निजाम आना चाहिए। ये जो निजाम जमहूरियत का मौजूदा जमहूरियत, ये तो सारा कुफर शिरक है। ये तो कुफर शिरक है जो मौजूदा जमहूरियत है। अगर पाकिस्तान में सही हकीकों में जमहूरियत कायम करनी है तो इस तरह करें कि सदर पाकिस्तान को सारे पाकिस्तान से डायरेक्ट वोट डाले जाए और आजाद होगा, वो किसी के पाबंद नहीं होगा। तो फिर वो आजादी से काम कर सकेगा, फिर अमेरिका का मुकाबला करेगा। ये जो सदर है मौजूदा या वज़ीर-ए-आज़म, ये तो पिट्ठू है सारे अमेरिका के और आधा आने वाले किसी भी जमात से उम्मीद नहीं है कि अमेरिका के सामने खड़ा हो सकेगा। सब नाकाम तरीन आदमी है जमात में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ख्वाजा अंजुम साहब भी हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब ने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर लें। ख्वाजा अंजुम साहब की टीवी का वॉल्यूम बहुत ऊंचा है जो कि मुझे अपनी आवाज़ बार बार आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल हम राना फजल साहब की कॉल के हवाले से बात करना चाहेंगे कि उन्होंने APC का भी हवाला दिया और जैसे कि हमने खबर भी शामिल की थी कि ड्रोन हमले रोकने की बात की जाए। ड्रोन हमले के हवाले से वो कोई अब मुतालिबा नहीं किया जा रहा पाकिस्तान की जानिब से, क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो ये है कि ड्रोन हमलों की तरफ से जो मुतालबा जो है वो पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास जो हुआ था उसमें एक करारदाद मंजूर हुई थी, उस पर अमल करें। उसमें है वाज़े तौर पर ये सारी बातें। गवर्नमेंट बार बार ये एक स्टेटमेंट जारी करना, उसकी बजाय अब प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सदर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। असल में किसी को किसी के आगे खड़े होने के लिए मुल्की मफाद में मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी डायरेक्ट वोट की जरूरत नहीं होती, बल्कि अज़म की जरूरत होती है। अपने सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को कहें कि वो अज़म। APC के हवाले से बात करते हैं दिलावर साहब के। APC में तो बहुत बातें की गई थी लेकिन अभी तक उनमें से किसी भी बात पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि APC भी जिस तरह बाकी इनके इजलास होते रहे उस तरह एक बूदा किस्म का इजलास था। देखें, मैं समझता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा इजलास किया था, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास बुलाया। पार्लियामेंट इज द प्रॉपर फोरम, लोगों का इलेक्टेड फोरम है, वहाँ एक करारदाद मंजूर हुई। APC में तो बहुत ही बात ही नहीं की गई, इवन के अमेरिका को भी कंडेम नहीं किया गया कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया और आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा इश्यूज थे, इनमें तो कोई बात ही नहीं की। जी हाँ, और बिल्कुल, और असल इश्यूज ना सिर्फ बल्कि बड़े नरम अंदाज में किसी को भी ये कोई जो हम लीडर जो पब्लिकली इतना शोर मचाते हैं अपोजिशन के, अमेरिका ने ये कर दिया है वो कर दिया है, उनको भी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो APC में ये शामिल करवा दें कि अमेरिका जो है वो इतना ही शामिल करा दें कि अमेरिका को जो है वो बेबुनियाद बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। इतनी बात ही शामिल, यानी कि इतनी सी बात जो इतनी शोर पब्लिक में आके जो है वो इतना मतलब वो गुस्से का इजहार करते हैं, इतने जज्बात का इजहार करते हैं कि ये हो रहा है, हुक्मरान फलां हो गए हैं, ये हो गया है। हमारे इमरान खान भी माशाल्लाह बड़े जज्बाती होते हैं पब्लिक में आके, वो भी शामिल थे APC में, लेकिन वो भी ये बात शामिल ना करा सके, शामिल नहीं करवा सके। इतनी सी बात की आपने। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। मुस्तफा साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दिलफिगार दिलावर साहब को एक जाती मशवरा दे सकूं और एक कौमी तो मुझे इजाजत दी जाए। एक तो ये है जी कि दिलफिगार साहब, ये दिलावर साहब के आजकल डेंगी है, तो ये हाफ स्लीव यहाँ पर आपके ये स्टूडियो रूम में शायद डेंगी ना हो लेकिन बाहर बड़े डेंगी है, तो हाफ स्लीव अगर आप ना पहने तो अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे। और इसी तरह आप ये देखिए, तो मैंने एक ऐसी आजराए तफन्नुन बात कर दी, लेकिन एक डेंगी का प्रोग्राम एक मोहतरमा है लेडी एंकर लाहौर से करती हैं और वो नियरली स्लीवलेस होती हैं और दूसरों को कह रही होती हैं कि आप फुल स्लीव कपड़े पहने, कॉलर ये ना करें। तो ये देखिए बहुत बड़ा तजाद है और ये कोई मुनासिब नहीं है कि आप वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए नियरली हाफ स्लीव हो और डेंगी की प्रोटेक्शन के लेक्चर दे रही हूँ। अब जहां तक कौमी सतह की बात है तो ये इकोनॉमी हमारी फर्स्ट है, ये पहले भी फर्स्ट थी और अब तो जैसे
दिलावर साहब फरमा रहे थे, अब तो ये परमानेंटली पोल्यूटेड, पायरेटेड और ये प्लंडर्ड इकोनॉमी है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की है। शाहिद साहब भी हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, एक मुख्तसर सा तबसरा, आज आपको मैं देख नहीं सकता, सिग्नल नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ। अच्छा जी, एक मुख्तसर सा तबसरा है और एक चुभता हुआ सवाल है, लेकिन इखलाक से गिरा हुआ नहीं है। जी प्लीज पूरा सुन लीजिएगा। मियाँ साहब ने 3 दिन पहले कहा था कि एक उन्होंने वो गाने के बोल कहे थे कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, और सब सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। और इसके बावजूद अब वो बाज अपोजिशन ग्रुप्स या शख्सियात को, सियासी इंडिविजुअल्स को अपने साथ मिलाने का इरादा रखते हैं, उनके साथ इत्तेहाद करना चाह रहे हैं। तो इस पर हमारा तबसरा ये है कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। ठीक। और सवाल जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि पिछली रात मीडिया चैनल्स पर एक इबरत अंगेज मंजर देखा कि मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन KKF के अरकान से खिताब कर रहे हैं और तमाम अरकान खौफ और दहशत के आलम में हाथ बांधे खड़े हैं और सबके चेहरों पर 12 बज रहे थे। जो पार्टी कायद अपने कारकुनों पर ही दहशत कायम रखेगा, वो करोड़ों अवाम के लिए इखलास और खिदमत का जज्बा कहाँ से लाएगा? बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपकी बात हमने सुनी है और इस पर तज्जिया भी लेते हैं। पहले तो मैं मुस्तफा साहब से अर्ज कर दूं कि डेंगू हो, वायरल डिजीज हो या कौमी बीमारियां हो, उन बचने के लिए फुल स्लीव नहीं, अज़म की जरूरत है। और मुस्तफा साहब को तो ये बात बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि असल चीज तो अज़म है और हौसला है। और जहाँ तक ये बात है कि मतलब ये बात वो हम कर चुके हैं, जो शाहिद साहब की है, वो ये है कि आप कितने धोखे खाएंगे। मोमिन के बारे में कहा गया है कि वो एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। दूसरी बात ये है कि आप वही बात हम ये कर चुके हैं कि एक दफ़ा आप कहते हैं कि हम ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है हक्कानी नेटवर्क से भी, दूसरी तरफ आप कहते हैं, आप किस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट कोई वर्केबल प्लान लाए। 4 साल हो गए हैं, अब आप कितना इंतजार करेंगे वर्केबल प्लान का? अपना काम शुरू करें मियाँ साहब। सही, बिल्कुल। अब वाकई मियाँ साहब ऐसे बातें तो कर रहे हैं कि फलानी पार्टी ने ये कर दिया और हुक्मरान जमात ने ये कर दिया। अपना भी कोई प्लान सामने लेकर आए ताकि लोगों को यकीन हो कि हाँ आपकी जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है और फिर लोग प्लान प्रॉपर दिया जा रहा है। अब लोग जो है वो आपको देखते हैं कि आप पब्लिकली क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और फिर आप जब APC में बैठते हैं, इस तरह के फोरम में बैठते हैं या किसी फॉरेन डेलीगेशन से मिलते हैं, तो वहां आप क्या मैसेज देते हैं? ठीक है ना? जब आपके जो अपोजिशन पार्टियां हैं जब इस तरह का रवैया होगा तो लोग इस हवाले से भी कंफ्यूजन, जैसे हमने बात की हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, कि वो डुअल पॉलिसीज डुअल इफेक्ट ना पैदा करें अपने वो से, जिससे कि लोग कंफ्यूज हों। इसी तरह हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि खुदारा वो महज जज्बाती बातें करने में, मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त तहम्मुल के साथ, बड़े अज़म के साथ आगे बढ़ने वाली, चाहे जैसे भी आप मतलब वो लेके चले, चाहे आप हाफ स्लीव पहन के जाएं या फुल स्लीव, लेकिन अज़म के साथ और बड़े हौसले के साथ और बड़े एक वर्केबल प्लान के साथ, महज जज्बाती बातें करके। जब आपके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं होगा, चाहे आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, या आप जमात इस्लामी से हैं, या किसी भी अपोजिशन पार्टी से हैं, आप एक वर्केबल प्लान लेके आए। आप कहते हैं कि जी लोग वोट नहीं देते, एक एतराज ये भी होता है, हम भी कहते हैं कि लोगों को, जेन्युइन लोगों को वोट देने चाहिए, लेकिन एक वर्केबल प्लान भी तो सबके सामने आना चाहिए ना। महज बातें आप इलेक्शन के वक्त अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दें, वो तकरीरें करता रहे, इसी तरह आपके लीडर जो है वो इमोशनल किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे और फिर जो है वो कोई वर्केबल प्लान सामने ना आए, तो फिर ये कैसे होगा ये सब कुछ? सही, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी है, दिलावर सर से भी बात करते हैं। फैसल हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? खैरियत? जी ठीक ठाक। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये पहली बात तो ये जी ये जो अहमद करजई साहब हैं, इतनी बातें करते हैं, वो अपने महल से बाहर नहीं निकलते हैं। अफगानिस्तान में देखे ना कितने साल हो गए, तकरीबन 10 साल से अमेरिका अब वहां से भागना चाहता है। ये अमेरिका की जबान बोलते हैं हमारे वजीर आजम सदर साहब, ये बात क्यों नहीं करते उनसे? सही। दूसरी बात ये है कि मैडम हुकूमत जो है ये टोटल फेल हो चुकी है। इन्होंने अवाम को क्या दिया है? मुल्क का सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। अवाम बेचारी पिस रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली नहीं, गैस नहीं, कारोबार नहीं है। आदमी जो है वो पैसा लेके मैडम बाहर जा रहे हैं, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। सही, बाहर के मुल्कों में पैसा लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? खाली
आते हैं और बयान देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई डैम नहीं बन रहा है। डैम अगर बने तो आपकी ज़राअत जो है अच्छी होगी, तरक्की करेगी। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। मसूद भी हमारे साथ फोर्ट अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ एक हक्कानी ग्रुप की वजह से दुनिया पूरी से खुसूसन यूरोप और अमेरिका से मुंह मोड़ रहा है। क्या चाइना के जब हम करीब ज्यादा हो जाएंगे तो क्या चाइना की वही डिमांड्स नहीं होंगी जो अमेरिका करता है? क्या आपके मुल्क से मेरे मुल्क में मुदाखलत ना हो, मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले लोग ना आए? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भी हमें जेन में रखना चाहिए कि हमारी सबसे ज्यादा फायदामंद तजारत यूरोप और अमेरिका से है, ना कि चाइना से है। ये तो हमारे उनके साथ हमारी टोटल घाटे की तजारत है। इस पर आप क्या कहेंगे जनाब? ठीक, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका। मैं इस पे पहली बात तो ये है कि हम ये हक्कानी नेटवर्क क्या हम वाकई उसके लिए मुंह मोड़ रहे हैं या एक बहाना हमारे लिए क्रिएट किया जा रहा है कि ये जिस तरह वो एक बकरी के बच्चे को ये कहा गया, पुरानी कहानी है कि तुमने नहीं तो तुम्हारी माँ ने ये किया होगा, लेकिन ये हो रहा है। ये आया। पहली बात तो हमें ये तायुन इस बात का करना है। दूसरी बात ये है कि हमने जितना सेक्रीफाइस किया है, हमने चाइना के लिए क्या किया है? अभी तक हम अमेरिका की जंग 10 साल से लड़ रहे हैं। 70 अरब डॉलर से ज्यादा का अपना नुकसान कर चुके हैं, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है अलार्मिंग है कि जनाब मुल्क में कोई इक्तिसादी सरगर्मी नहीं हो रही, बड़ी खतरनाक बातें हैं, बैंकिंग स्प्रेड इतना बढ़ गया है लेकिन कोई कर्जे उठाने वाला नहीं है। ये सब कुछ यूरोप और अमेरिका की जंग में कूद के किया, हम इससे ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करें? अब उनको भी तो रियलाइज करना चाहिए। हमने कब कहा है हम दोस्तियां नहीं, लेकिन ताल्लुकात तो हम चाहते हैं, अपने मफादात का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इस जंग के बाद यूरोप और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए कोई इक़दाम? मैं वही कि वो कह रहे हैं कि चाइना हमसे, तो हमने भी तो कोई कमी नहीं की है। अगियार की जो जंग है उसमें कूद के सारा कुछ तो अपना बर्बाद कर लिया। कि अब उनको नहीं चाहिए कि वो इस बात को रियलाइज करें जो हमें कहते थे जी आप फ्रंट लाइन स्टेट हैं, हमें इतना फ्लैटेंड करते थे, हमारे लीडर्स को सब कुछ करते थे। अब उन्हें नहीं ये बात रियलाइज करनी चाहिए। इंसानी हुकूक का भी तकाजा है कि अब वो ये बात रियलाइज करें, हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस दें, हमारे नुकसान पूरे करें। और जहां तक करजई की बात है कि वो कहा जाता है, इस पर मैं ये कहूंगा कि करजई साहब हर दूसरे दिन मुंह उठा के बयान दे देते हैं। एक पपेट हैं ये अमेरिका का, अमेरिकन पॉकेट में पड़े हुए हैं। और हमारे जो जरदारी साहब हैं उनको भी जरा थोड़ा होश के नाखून लेके होश में आके शट अप कॉल देनी चाहिए करजई साहब को कि आप किस मुंह से बात और उनको ये कहना चाहिए कि आप अपने महल से बाहर नहीं आ सकते और सारा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। और ये कौन सा की बात की थी कि वो अपने महल से बाहर नहीं आते, सरदारी साहब अपने महल से कम ही बाहर आते हैं। जी हाँ, यही ना कि उनको आना चाहिए और आके बात एक क्लियर बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग खाम खा जो हम पे इल्जाम लगता है, यही तो हमारी सोच, यही तो सोच तब्दील करने की जरूरत है कि अमेरिकन और यूरोपियंस जो हैं वो हम पे हक्कानी नेटवर्क डाल देते हैं और हम भी कहते हैं जी उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा है भी। अब तक की जो क्वेश्चनिंग है जो पाकिस्तान की तरफ से पूछा गया है बात को कि जी हक्कानी नेटवर्क को साथ देने का हमें क्या फायदा। दूसरी बात यह है कि आया हक्कानी नेटवर्क जो है वो आपके ज्यादा रिलेशंस हैं, आपने उसको मैंने बनाया है, आपकी फॉर्मेशन है वो, ठीक है, यह हमारी है, मतलब अमेरिका ने अपने मफाद के लिए हक्कानी नेटवर्क। तीसरी बात हक्कानी नेटवर्क जिसको आप कहते हैं वो खुद कहते हैं कि हम कोई नेटवर्क नहीं है, हम तालिबान हैं, मुल्ला उमर के तहत काम करते हैं। और चौथी बात यह है कि हम अफगानिस्तान में है, नूरिस्तान में, कुन्नड़ में है, वो कह कह के चीख रहे हैं, हम उनकी बात को भी तो वजन देना चाहिए। और जो पांचवी बात यह है कि अगर यहाँ से कोई लोग जाते हैं तो उनकी कोई वर्केबल किस्म की जो एक मतलब सब्सटेंशियल किस्म की एविडेंस देनी चाहिए। हमारे पास तो एविडेंसेस हैं, हमें 500-500 अफगान आते हैं जो कि अमेरिका के, तालिबान नहीं मैं उन्हें कहता, अमेरिका और इसाफ के और इंडिया के भेजे हुए होते हैं और करजई साहब के भेजे हुए, और हमारी चौकियों पे हमला करते हैं। वो तो सब में की बात है, यहां से भी कोई सबूत दें। बात लॉजिक से होनी चाहिए। अगर आप यूं करते चले जाएंगे, हमें किसी से बिगाड़ना है, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम सबसे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशन बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर वाकईतन होने चाहिए, खाली बातों की हद तक नहीं। आप अगर कोई हमारी कुर्बानियों को रियलाइज नहीं करेगा, कोई हमें जो हम मुल्क को हमने तबाह करा लिया उसको नहीं मानेगा,
कोई हमें डू मोर कहता चला जाएगा तो हम उस पर क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। दिलावर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, काफी देर से लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब है हमारे साथ मरीज से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फयाज साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, माजरत के साथ आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। असल में हम बात वो कर रहे थे और वो बात इतनी लंबी हो गई कि उनकी कॉल काफ़ी देर से होल्ड पे थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सब कॉलर्स का आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। भी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। कॉलम आज के प्रोग्राम में शामिल करती हूँ कयूम निज़ामी साहब को, और वो कहते हैं हुकूमत और सियासत के नए रिकॉर्ड्स। सियासी तारीख का ये एक नया रिकॉर्ड है कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान खालिस अपोजिशन जमात का वजूद ही नहीं रहा जो हुकूमत को राह रास्त पर रखती और आवाम के हकूक़ का दिफा करती। हर दौर में महंगाई बढ़ती रही है, मगर गुज़श्ता 4 सालों के दौरान 24% सालाना के हिसाब से महंगाई में इजाफा हुआ, जो तारीख का नया और मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुल्क की तारीख में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो तकरीबन 75% तक पहुंच चुका है, भी एक नया रिकॉर्ड है जो इतने कलील अरसे में पहले कभी नहीं हुआ। इसमें बात करते हैं दिलावर साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि वाकई जो बात ये पिछले 4 सालों से जब से गवर्नमेंट आई है तब से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ी है जो शायद पाकिस्तान में कभी भी नहीं इतनी शरह बढ़ी होगी। इसकी एक तो आपको वजह क्या लगती है? क्या ये गवर्नमेंट सही पॉलिसी नहीं बना सकी, और अगर आइंदा भी जैसे कि ये बातें भी होती हैं? मैं कहूँगा कि ये सिस्टम जो है, मतलब एक तो ये गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट का मुसलसल काम वही जो हम कह चुके हैं कि अपनी हिफाजत करना, और अपोजिशन का ये काम कि सिस्टम की हिफाजत करे, ये रहा है। मुल्क की और अवाम की हिफाजत का किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा। जब तक ये अवाम नहीं होंगे, अगर मुल्क नहीं होगा खुदा ना खास्ता, तो फिर किस सिस्टम की आप हिफाजत की बात कर रहे हैं? तो ये है कि ये एक जो डुअल प्रोसेस था वो इस मुल्क में रुक गया है। जब अपोजिशन ने अपोजिशन होना छोड़ दिया और सिस्टम के नाम पे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ने अपने मफादा इसका एडवांटेज ले लिया कि वो मतलब वो करते तो ये कि मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाते आज़ादाना तौर पे कि भाई हमें ख़तरा नहीं है, गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है, सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए अपोजिशन भी मदद कर रही है। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन शुरू कर दी, और ये इससे ये है कि मुल्क के मफादात बैक बर्नर पे चले गए, और ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है। जो कुछ बातें सुनने में आती है, मैंने भी कुछ ऐसी की बातें सुनी है कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन इस बार जो होंगे वो सिर्फ एक ड्रामा होंगे, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो भी पीपल्स पार्टी की होगी। ऐसे की बातें काफ़ी सुनने में आ रही है। अगर ऐसा होता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही नेक्स्ट आती है, तो अभी महंगाई की शरह में इतना इजाफा हुआ है, आगे आप पाकिस्तान को चंद सालों में किस तरह देखें? जी, पहली बात यह है कि अगर इलेक्शन ड्रामा होंगे और वही पार्टी जो भी पार्टी आ जाएगी ड्रामा करके, तो फिर मेरा ख्याल है कि आवाम को भी ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इतना वो जो जज्बाती कॉलें आती हैं हमें भी बहुत ज़्यादा, फिर उनसे भी गुरेज करना चाहिए। अब अगर अवाम कस्टोडियन ऑफ द कंट्री जो हैं और वो अगर इस तरह होने देंगे तो फिर क्या मतलब डिस्ट्रक्शन को कौन रोक सकता है? माशरती तबाही को, इक्तिसादी तबाही को, इन सब को फिर कैसे रोका जा सकता है? अवाम को चाहिए कि वो भी अब अपने मतलब जिस तरह कॉलम में लिखा है कयूम निज़ामी साहब ने कि अपोजिशन गवर्नमेंट को राह रास्त पे रखती, इसी तरह इन दोनों को राह रास्त पे रखने के लिए अवाम होते हैं। अवाम अपने मूड से, अपने बिहेवियर से इन दोनों को राह रास्त पे रखने की पॉलिसी अपनाना शुरू करें। मतलब अवाम को इस स्टेप लेने की बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि हुक्मरानों की जानिब से वो हम जैसे बात करें मुकम्मल खामोशी, वरना जिस तेजी से तबाही हो रही है, हम कई सालों का बात कैसे कर सकते हैं? ये क्या है? हमें इसी वक्त इसको चेक करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, मजीद नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया है। और अब असल जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो, बिल्कुल ठीक आपने बात की कि असल मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है, और आवाम का किरदार इसमें बहुत अहम है। ये बातें तो खैर सामने आती ही रहती हैं कि ये गवर्नमेंट नेक्स्ट आएगी या वो गवर्नमेंट आएगी, लेकिन असल में आवाम को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए सही लोगों को सामने लाने की जरूरत है। बहरहाल कॉलम के बाद अभी बढ़ते हैं आज के दारिये की जानिब। इदारिया शामिल करती हूँ प्रोग्राम में, जिसमें क्या लिखा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामियों और हजीमत के 10 साल, पाकिस्तानी सफ़ीर का अमेरिका को आईना, बहुत नुकसान उठा लिया, पाकिस्तान अब अमेरिकी जंग से जान छुड़ा ले। आज अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के अफगानिस्तान पर हमले को 10 साल हो गए। इस मौके पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका ताकत रखने के बावजूद बड़े जिम्मेदाराना अंदाज में इराक और अफगान जंगों को ख़त्म कर रहा है।
तालिबान हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीकी बमबारी से जाँ बहक होने वालों की मौत पर दुख है। अमरीका अलकायदा और उसके नेटवर्क को शिकस्त देने के लिए पहले की निस्बत कहीं ज्यादा करीब है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून ने न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ का भरपूर दिफा किया बल्कि अमरीका को खरी खरी भी सुना डाली। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की, जिसके एवज पाकिस्तान को सजा देना शर्मनाक फेल है। अच्छा दिलावर साहब, पाकिस्तान के चले किसी तो मंदूब की जानिब से ये बात सामने आई कि उन्होंने अमेरिका को काफ़ी सख्त जवाब बयान दिया है। हमारी हुकूमत की जानिब से इस किस्म का कोई भी बयान सामने नहीं आता है। यही तो अफसोसनाक, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम मतलब कहते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश हो जाती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं या कोई मामला ही नहीं है। उसके सामने सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये है कि सिंध में वजारतें कैसे पूरी की जाएं और या वफाक में काफ लीग को कैसे राज़ी किया जाए, और काफ लीग भी तो चाय की प्याली में तूफ़ान उठा के अगले दिन बिल्कुल वो तूफ़ान जो है वो बराबर हुआ होता है और सारा कुछ। तो हमारे हुक्मरान जो है ये तर्ज अमल इसलिए अख्तियार किए हुए हैं कि अपोजिशन के साथ साथ अवाम ने भी उनको ये छूट दे रखी है। अगर हम लोग अपने आप को जो है वो इस बनाए इस काबिल, अपने आप को देखें ना, हमारी, मैं कई दफ़ा कहता हूँ हमारी कई तंजीमें हैं, ठीक है ना, और क्लर्क्स की है, सरकारी मुलाजमीन की है, जर्नलिस्टों की है, वकला की, ये सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करें अब आवाम को, मुल्क के लिए, अपने अपने मफादात की बजाय। दिलावर साहब, मुख्तसर साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि अब अमेरिका को 10 साल हो गए हैं, जो अफगानिस्तान में जंग शुरू की थी अमेरिका ने, 10 साल बाद भी अमेरिका अपने हदफ नहीं हासिल कर सका। आइंदा किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन जो है उन्होंने बड़ी बुरी तरह शिकस्त खाई है, अपनी इकोनॉमी को भी तबाह करवाया है और अपनी मतलब जो मिलिट्री उनकी जो एक हैबत थी या जो भी उसको कह लें वो भी सामने आ गई है सबके। तो अब वो चाहते हैं ये हैं कि वो यहाँ पे रहें भी, क्योंकि इतना उन्होंने सब खर्चा किया है, इतना सब कुछ किया है, और अब इस खित्ते के लोग एक दूसरे से लड़ें, वो भी करजई की तरह कलाबंद हो के कठपुतलियों का जो है वो तमाशा करवाएं। अब अगला उनका ये है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक हकानी नेटवर्क का हवा क्रिएट किया जाए और इस बहाने पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से लड़ा दिया जाए, पाकिस्तानियों को और भारत का अफगानिस्तान में सरसूख ज्यादा किया और इनको अफगानों को पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानियों को अफगान, जो को मैं अक्सर कहता हूँ, और इस तरह भारत को भी लाया जाए, उसके भी वसाइल जो है वहाँ पे खर्च करवाए जाए और उसको भी वहाँ एक जो है वो किरदार दिया जाए, और ये सारा कुछ जो है वो ये चाहते हैं कि इस तरह वो अपने आप को, अब फेज 2 जो उन्होंने शुरू किया है कि फील्ड फोर्सेस जो हैं वो दूसरी हों और वो सिर्फ मॉनिटरिंग जो है वो सिर्फ ऑर्डर दें कि यहाँ से यहाँ ये करने हैं, तो अपनी फौजों को वो निकालेंगे और आपस में लोगों को लड़वाना शुरू करेंगे। इस मौके के ऊपर हमें एक वाज़े अबव बोर्ड पॉलिसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी और जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से भी अपनानी चाहिए, और अवाम को भी चाहिए कि वो महज जज्बाती बातें ना करें, बल्कि उनका एक थिंक टैंक जो है, जो हमारी जो कम्युनिटी के जो, जैसे मैंने बताया कि वो मिल के एक बनाएं और उस पर अमल करें अपनी तंजीमों के जाती हैं कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा। इस हवाले से पाकिस्तान को अब वाकई वाज़े पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकले तो फिर पाकिस्तान को उसका कोई नुकसान। और इसके साथ साथ खित्ते के मुल्कों को, भारत को भी, अगर भारत को ये फ्लैटन किया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से कि आए हम आपको एक किरदार देते हैं, मैं आपको बताऊं भारत को कभी भी एक अच्छा किरदार, एक जिसको स्ट्रॉन्ग किरदार कहते हैं अच्छे से, वो अदा नहीं कर सकेगा अफगानिस्तान में। उसके लिए अभी बहुत अरसे तक ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, उसको भी हकायक को रियलाइज करना चाहिए। ऐसे खाम खा अमेरिकन कठपुतली बनने के बजाय उसको सोचना चाहिए कि खित्ते के मफादात क्या हैं, खित्ते को इस वक्त स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फॉरेन जो एलियन एलिमेंट्स हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ एक वाज़े पॉलिसी उसको भी इख्तियार करनी चाहिए, और जो तनाज़ात हैं उनको हल करना चाहिए, कश्मीर को और पानी को, और इस तरह, वरना ये इन द लॉन्गर रन जो है भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान में रहेगा। बिल्कुल ठीक है दिलावर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ लेकर। आप स्कॉलर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।